हेलो जॉन्स, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लो यार, लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर इधर आई बटन में भी लिंक देखने को मिल रहा होगा। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 देखा हुआ है या फिर आप लोग यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो फिर जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है मुदस्सर, आप देख रहे हैं कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। और राइट गाइस, यार तो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन समझा था, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था और हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था। ये सब कुछ पहले पार्ट में पढ़ लिया था। आज बात करेंगे यार स्टार्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। अब क्योंकि बात डोमिनेंस की आई है तो फिर से एक बार लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर। भाई हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो अलग अलग एलील्स हैं, तो उन दो अलग एलील्स में क्या करता है, एक बंदा दूसरे को डोमिनेट करता है। इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स द अदर। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस से आपको बात समझ में आ रही है कि यार यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो देखो थोड़ा थोड़ा समझते हैं, फिर अभी भाई बताइए, तुम लोगों को कहानी ज़्यादा सुनानी है, लिखवाना कम है, लेकिन फिर भी दोनों काम करते हैं। और दोनों काम करने से पहले यार प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो। तुम लोगों ने लाइक करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। तो पता है कितना बज रहा है यार, रात के 2 बज रहे हैं और मैं ऐसे उल्लू के जैसे वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो। बिल्कुल चैनल गया है ये नीचे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर आ जाए, बाकी तुम लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहा करो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, फ्री में, हम कोई पैसे वैसे नहीं लेते हैं पढ़ाने के। तो प्लीज़ अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ऑलराइट गाइस, तो देखो अभी तक हमें क्या पता था कि अगर हमारे पास में है एक टॉल प्लांट टी वाला और एक डॉर्फ प्लांट छोटा टी और छोटा टी वाला, जब हमने दोनों की क्रॉस करवाते तो F1 जनरेशन में हमें क्या मिलता था भाई, F1 जनरेशन में मिलता था आपको टी और उसका फिनोटाइप लेकिन टॉल ही होता था। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि जो बड़ा वाला कैपिटल टी है वो डोमिनेटिंग है और छोटा टी रिसेसिव है, इसलिए बड़ा वाला कैपिटल टी का ही यहाँ पे आपको फिनोटाइप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्चुअली जो मेंडल ने कैरेक्टर्स लिए थे, मेंडल एक्चुअली बहुत लकी थे। पता है, मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर से एक बार याद कर लेते कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे। वो थे प्लांट की हाइट थी, सीड का कलर, सीड का शेप, फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, पॉट का कलर और पॉट का शेप। तो ये फिलहाल जो उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उनमें से कहीं पर भी जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं था। सब जगह पूरा कंप्लीट डोमिनेंस था, जो कि अभी ऐसा यहाँ पे होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम पी प्लांट की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम एक दूसरे प्लांट की बात कर रहे हैं। दूसरा प्लांट क्या है हमारा, वो है डॉग फ्लावर। कौन सा फ्लावर है, डॉग फ्लावर। डॉग फ्लावर, इसका दूसरा नाम क्या है, स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन वो प्रोसेसर नहीं, मोबाइल वाला सोच लो, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ब्ला ब्ला ब्ला, वो नहीं है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है प्लांट का वो है एंटूरियम। ये RR। तो इसको यार एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में बहुत दिक्कत आती है, लोगों को देख के लगता है एंटी पता नहीं क्या क्या। तो ये है इसका प्रोनाउंसिएशन, में बहुत सिंपल सा लिखवा देता हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन। ये है ना एंटी, इसको हम एंटी ना पढ़ के पढ़ते हैं एंटू। ठीक है, मैं ANTU भी लिख सकता था लेकिन मुझे एंटू लिखना ज़्यादा अच्छा लगा, केमिस्ट्री पता है ना। तो एंटू, और जो ये है RRRHI को हम बोलते हैं राय, और ये क्या है, EM। तो एक्चुअली ये EM नहीं NUM है, यहाँ पे गड़बड़ किया हमने। एक बार फिर भी बुक से देख लेना यार स्पेलिंग। मैं सिर्फ तुम्हें इसका प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग ऐसे, मतलब मैं भी जब 12th में था तो पता नहीं मैं इसको कुछ एंटी हैरियम कुछ तो ऐसे बोल देता था। तो ये है एंटूरिया राय, राय। तो राय कैसे लिखेंगे, ऐसे राय, और ये लास्ट का जो नम है वो एज इट इज आ जाएगा। तो इसका प्रोनाउंसिएशन है एंटूराइनम। क्या है, एंटूराइनम। ऐसे ऐश्वर्या राय की कहीं दूर की कजिन मान लो, एंटू राय, बस इतना याद रखो, एंटू राय। और नम तो आपको समझ में ही आ जाएगा बाद में, नम लास्ट में लिखा हुआ है। तो एंटू राइनम स्पीशीज। तो ये डॉग फ्लावर में क्या होता है यार, ये यहाँ पे 2 कलर के हमने यहाँ पे प्लांट देखे।
एक क्या है, एक तो कंप्लीटली रेड कलर का है और एक कंप्लीटली वाइट कलर का है, ठीक है। तो जो रेड कलर का है थोड़ी देर के लिए हम उसको मान लेते हैं RR, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स। और जो व्हाइट कलर का है उसको छोटा आर मानते हैं। तो जब भी कभी यार इसका क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में आप क्या एज्यूम करने की कोशिश करोगे भाई? आप F1 जनरेशन में एज्यूम करोगे कि आपके पास में आए कैपिटल R और स्मॉल r, है ना। आपको क्या चाहिए, ये क्या था, दिस वॉज रेड इन कलर एंड दिस वॉज वाइट। जब क्रॉस हुआ तो आपको पता है कि भाई F1 जनरेशन ऐसी बनेगी। और हमारे मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ही कैरेक्टर जो है डोमिनेट करेगा। तो अगर लेट्स से अगर वाइट डोमिनेट है तो ये सारे फ्लावर वाइट होने चाहिए, अगर रेड डोमिनेट कर रहा है तो ये सारे रेड होने चाहिए। बट सरप्राइजिंगली ये निकलते हैं पिंक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि यार दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे जो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों में से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि कोई भी डोमिनेट नहीं कर पा रहा। रेड एक्चुअली डोमिनेट कर रहा है बट उसका डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है। देखो रेड का ही शेड है ना एक तरह से पिंक, तो यहाँ पे रेड डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है बट उसका डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने टर्म यूज की इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझ गए? तो ये जो डॉग फ्लावर है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसको पता है डॉग फ्लावर इसलिए बोलते हैं, इस फ्लावर को अगर आप पीछे से, जैसे ये स्टेम से अटैच होता है ना फ्लावर, पीछे से प्रेस करोगे तो ऐसे डॉग के जैसे इसका जॉ खुलता है, और छोड़ दोगे तो डॉग के जैसे जॉ, जैसे कुत्ता बंद करता है ना ऐसे ही, तो इसलिए इसका नाम डॉग फ्लावर रख दिया है। एनीवेज, तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि यार यहाँ पे जो है रेड का डोमिनेंस तो हो रहा है बट एक्चुअली वो डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, और इसीलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज किया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो मेंडल लकी थे कि उन्होंने जो भी सातों कैरेक्टर यूज किए थे वहां पे कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जैसा कुछ भी नहीं था। मेंडल अनलकी भी थे, मेंडल अनलकी भी थे। वो कैसे थे वो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये समझ लो कि मेंडल इस केस में बहुत लकी थे, क्योंकि अगर सोचो मेंडल के सातों कैरेक्टर में से कहीं पे भी ये आ जाता इनकम्प्लीट डोमिनेंस या फिर को डोमिनेंस, तो वहाँ पे पूरी मैथमेटिक्स फेल हो जाती, क्योंकि मैकेनिज्म किसी को कुछ पता नहीं था उस टाइम। तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है ढंग से, वहीं पर लोग प्रोटीन को ही जेनेटिक मटेरियल माने जा रहे थे। तो मेंडल वॉज लकी इन दैट सेंस, ठीक है। तो यहाँ पे यार एक चीज़ देखो और समझ में आती है कि जो इंसान मेहनत करता है ना, कभी भी किस्मत भी उसका साथ देती है। तो वो मेंडल की एक तरह से किस्मत ने साथ दिया है कि उन्हें ना ही कुछ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस की जैसा कोई भी नहीं मिला। दंगल मूवी का गाना है ना, बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे, दंगल दंगल, वही। तो ये हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें मेंटल के केस में कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई रेड और वाइट को जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें एक्चुअली पिंक फ्लावर मिले जो कि इंटरमीडिएट है, या फिर रेड का ही एक तरह का शेड है। तो रेड का डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब पहले समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। भाई डोमिनेंस कहीं पे आ रही है तो क्यों आ रही है, या डोमिनेंस नहीं आ पा रही है तो क्यों नहीं आ पा रही है। अब देखो फिर से ये समझो, कलर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो यार प्लांट का नहीं, फ्लावर का अगर कलर है कोई, तो इसका मतलब देखो कलर कैसे, यार कोई तो रिएक्शन हो रही होगी, केमिकल रिएक्शन, जहाँ से ये कलर बन रहा है। भाई कलर कोई अपने आप तो नहीं आ रहा है, कोई रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे। तो लेट्स से मान लो कि अपने पास में कोई सबस्ट्रेट है, ऐसे एक सबस्ट्रेट है, और इसको एक पर्टिकुलर एंजाइम चाहिए जो कि इसको मान लो रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स कहाँ से बनते हैं? वो बनते हैं जीन से। तो अगर ये जो RR वाला हमारे पास में एलील है, मतलब ये क्या है, एक तरह से एलील्स और जीन्स क्या है, वही सेम ही बात है। एलील्स क्या है? स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो ये जो है ई एंजाइम को कोड करने वाले यहाँ पे हमारे पास में 2 एलील्स मौजूद हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये ई एंजाइम को बना रहे हैं, ठीक है। ये जीन है, ये प्रोटीन है। तुम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है सेंट्रल डॉगमा, DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। तो ये जो एलील है हमारे यहाँ जीन्स हैं, इनसे एक ऐसा एंजाइम बनना है। ये एंजाइम क्या कर रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है कोई, तो उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब लाइट से अब हमारे पास में कंडीशन क्या आ गई? अब कंडीशन है हमारे पास में R और R, ठीक है। ये देखो ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे दोनों हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास में कंडीशन आ गई यार यहाँ पे R और R। तो यहाँ पे क्या हो सकता है यार? यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकती है कि यहाँ पे जो एंजाइम बन रहा है वो या तो कैसा हो, नॉन फंक्शनल हो। कैसा एंजाइम बन रहा हो? नॉन फंक्शनल, ठीक, कि जो एंजाइम बन रहा है वो नॉन फंक्शनल है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ये जो स्मॉल आर है, यहाँ पे कोई एंजाइम बन ही ना रहा हो, नो एंजाइम।
मतलब बेसिकली ये अगर इनको भी आप नहीं करो तो ऐसे समझ लो कि जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, मतलब एक तरह से 3 कॉम्बिनेशन समझ लो, आर 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 और ये वाला आर आर, ठीक है। तो इसमें मान लो कि आपका एंजाइम एकदम प्रॉपर बन रहा है, ये आर और आई आर आ रहा है, तो इसमें हो सकता है या तो आपका नॉन फंक्शनल एंजाइम बने या फिर कैसे बने, लेस एंजाइम बन जाए, कि एंजाइम बने बट वो कम अमाउंट में हो, किसके, जब आर और आर वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, और जब ये वाला हो तो कोई एंजाइम ही ना बने, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, तो इसका मतलब अब आप देखो इस चीज़ से समझ सकते हो कि जब ये आर और आर कंडीशन आई तो हो सकता है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा हो। जब नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर लेस एंजाइम बन रहा हो तो क्या होगा कि यार ये वाला आर तो जो है वो तो सही एंजाइम बनाने की कोशिश करेगा, जो छोटा वाला आर है वो कोई तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना देगा या फिर ऐसा एंजाइम बना देगा जो कि अमाउंट में कम होगा या लेस एक्टिव होगा मान लो। तो जितना हमारा सबस्ट्रेट से रेड प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बन पाएगा, और इसी की वजह से जो कलर रेड होना चाहिए वहाँ पे आपको पिंक दिखाई दे रहा है। और जब ये आर आर थे तो मान लो कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा था या कोई बिल्कुल एग्जैक्टली नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रहा था, तो वहाँ पे सबस्ट्रेट कुछ ट्रांसफर ही नहीं हो, मतलब कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा था प्रोडक्ट में, तो वो वाइट का वाइट था। तो उन्होंने सिर्फ एक क्राइटेरिया बताया कि भाई देखो क्या होता है यार, जीन से बनते हैं प्रोटीन, जीन से मतलब अपना डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। तो जीन्स हमारी क्या बना रहे हैं, इवेंचुअली प्रोटीन बना रहे हैं, और प्रोटीन कोई ना कोई फंक्शन करते हैं और उस फंक्शन की वजह से आपको फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिनोटाइप आपको कलर की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बता दिया कि यार जब दोनों आर और आर मतलब ऐसे कैपिटल आर प्रेजेंट थे तो एंजाइम बढ़िया से बन रहा था, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा था और फ्लावर आपको रेड दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही कंडीशन आई आर और आर, तो क्या हुआ कि ये आर, जैसे ये जो सिंगल बड़ा वाला आर है वो तो एंजाइम बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो छोटा वाला आ रहा है वो क्या कर रहा है, या तो कम एंजाइम बना रहा है या फिर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है। तो जितना सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनना चाहिए उतना नहीं बन पा रहा और हमें कलर वहाँ पे पिंक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमारा डोमिनेंस डिसाइड हो रहा है। अब जैसे हम जो टॉलनेस वाली बात कर रहे थे जहाँ पे टी और टी आ रहा था, प्लांट्स विल बी टॉल थे, तो वहाँ पे क्या हो सकता है कि वहाँ पे एक सिंगल कॉपी जो है ना वो सफिशिएंट हो रही थी। यहाँ पे एक सिंगल कॉपी सफिशिएंट नहीं हो पा रही है वो कलर दिखाने के लिए, जबकि उस केस में क्या हो रहा था कि एक सिंगल मतलब कैपिटल टी की कॉपी सफिशिएंट थी हाइट बढ़ाने में। तो ये सिनेरियो टू सिनेरियो चेंज होगा, ये कोई मतलब ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक जीन है उसके 2 एलील्स हैं तो उनमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी समझ सकते हो यार कि क्या समझ सकते हो यार कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो यार, 2 भाई बहन ले लो, ठीक है। एक ही पेरेंट्स मतलब 2 भाई बहन हैं और उनमें से कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक बंदा डोमिनेट करे दूसरा रिसेसिव हो, या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मिलजुल के काम चलाएं कि जो है दोनों एक दूसरे की बात मानते हो। कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है एक दूसरे से किसी से। तो ये सब कुछ हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे कि मेंडल ने बोल दिया था कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस देते हुए उन्होंने बोला था कि इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर फैक्टर वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर। तो यहाँ पे भी डिसिमिलर फैक्टर्स आ रहे हैं लेकिन कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए या फिर जो डोमिनेट है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला है, ठीक है। तो सारे के सारे प्लांट हमें कैसे मिले, फ्लावर पिंक। अब इसका हमने देखो उन्होंने क्या करवाया, F2 भी करवाया। तो ये एक्चुअली आपकी बुक में बाद में दे रखा है बट मैंने पहले बता दिया। अब इसी का देखो उन्होंने क्या करवाया, F2 जनरेशन में भी लेके गए। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, मतलब ये इन्होंने क्या करवाया, अब इसकी जो है सेल्फिंग करवा दी जैसे कि मेंडल करवाते थे। तो अब इस यहाँ पे क्या होगा, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, मान लो इधर मेल गैमीट है तो मेल गैमीट इससे क्या बनेगा यार, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे भी फीमेल गैमीट्स भी कैसे रहेंगे, वही कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे फिर से कैपिटल स्मॉल और इधर स्मॉल स्मॉल। तो तुम्हें पता ही है कि जो रेशो आता था, जीनोटिपिक रेशो आता था, वो हमारे पास में क्या आता था, जो जीनोटिपिक रेशो हमें देखने को मिलता था वो क्या मिलता था, वो मिलता था 1:2:1। तो वही है सेम यहाँ पे कि 1:2:1। लेकिन जो फिनोटिपिक देखने को मिलता था किसके केस में, मेंडल वाले केस में, या फिर जब हमारा डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में देखने को मिलता था वो मिलता था 3:1। बट यहाँ पे फिनोटिपिक भी क्या मिलेगा, 1:2:1। क्या होगा, एक रेड 2 पिंक, मतलब मैं परसेंटेज बता रहा हूँ, 25% रेड 50% पिंक और बाकी के रिमेनिंग 25% वाइट।
तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया फिनोटाइप में, आपको 3:1 नहीं मिला, 1:2:1 मिला। जैसा जीनोटाइप है वैसा ही फिनोटाइप भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक आपको मतलब क्या कर दिया कि एक आपको कोई भी कैरेक्टर दे दिया और आपको पूछा गया वहाँ पे कि बताओ यार ये जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है यहाँ पे ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो करेगा या नहीं करेगा। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप बोल सकते हो कि यार वहाँ पे हम लोग उसका पहले क्रॉस करवाएंगे और जो F1 जनरेशन मिलेगी उसका फिर से सेल्फिंग करवा के F2 का रेशियो चेक करेंगे। अगर F2 का रेशियो 3:1 आ रहा है फिनोटाइप का, मतलब वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, और अगर 1:2:1 आ रहा है तो मतलब भाई वो केस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, इस तरह से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आए हैं, होप यार इतना पढ़ा दिया मैंने कि अब तुम किसी के घुमाने में नहीं आओगे। ठीक है गाइस, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बस नाम से ही समझ में आ रहा है। तो प्लीज बुक से जरूर पढ़ना। यहाँ पे अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस खत्म होता है, बात है को डोमिनेंस पे। ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल सा है। तो साफ कर देते हैं बोर्ड को पहले। अब को डोमिनेंस नाम से ही समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे डबल डोमिनेंस देखने को मिल रहा है या फिर दो चीज़ों का साथ में डोमिनेंस देखने को मिलेगा आपको। तो को डोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो हमारे ह्यूमंस में होता है। ABO क्या ब्लड ग्रुपिंग, ABO ब्लड ग्रुपिंग। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में देखो क्या होता है कि हमारे पास में एक आई जीन होता है। क्या होता है? आई जीन। और आई जीन के हमारे पास में 3 एलील्स होते हैं। आप बोलोगे 3, अभी तक तो हमें 2 ही पता था। तुम्हें जो चीज़ें पता होती हैं वो वहाँ से कुछ अलग भी हो सकता है। तो आई इसमें 3 एलील्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है छोटा वाला I। अब यहाँ पे 2-3 बातें समझो। देखो, जो हमारा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, RBCs होती है, उनके ऊपर एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो वो शुगर मॉलिक्यूल कहाँ से बनता है? वो बनता है इन जीन्स की हेल्प से, मतलब आई जीन से बनता है। और आई जीन्स में भी कैसे एलील्स है, अगर मतलब IA रहेगा तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ शुगर बनाएगा। शुगर मतलब ऐसा समझ लो कुछ RBC के बाहर कुछ लटका हुआ है। ठीक है, IB रहेगा तो वो दूसरी टाइप की शुगर बनाएगा, और अगर छोटा वाला I रहेगा तो यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं बनेगी। तो इसी से ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होता है यहाँ पे हमारा। ठीक है, और अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यार 3 एलील कैसे हो सकते हैं? भाई अभी हमें ये पता था कि भाई ह्यूमंस डिप्लॉयड होते हैं। आधा हमारा जीनोम कहाँ से आता है? भाई हैप्लॉयड हमारा कंटेंट आता है पैटर्नल साइड से, हैप्लॉयड आता है मैटरनल साइड से। तो एक जीन की एक ही तो कॉपी हो सकती है। भाई एक टाइम पे क्या हो सकता है? एक जीन की एक ही कॉपी हो सकती है। टोटल हम लोग डिप्लॉयड है तो हमारे पास में हर जीन की 2-2 कॉपीज प्रेजेंट है, या फिर समझ सकते कि भाई क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तो 3 एलील बन रहे हैं, तो अब कैसे काम चलेगा? तो यार यहाँ पे क्या है कि भाई एलील 3 होते हैं, लेकिन एक इंसान में एक टाइम पे 2 ही हो सकते हैं, क्योंकि एक एलील पैटर्नल साइड से आएगा, एक मैटरनल साइड से आएगा। अब एलील 3 हो, 5 हो, 50 हो, लेकिन एक टाइम पे एक इंसान के अंदर सिर्फ 2 ही एलील्स तो आ सकते हैं एक जीन के। तो वो चीज़ को याद रखना। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो कोडोमिनेंस की हम बात कर रहे हैं, ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म। ये आपकी बुक में भी दे रखा है, पढ़ोगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, यहाँ पे मल्टीपल एलील्स आते हैं, तो आपको याद रखना है वो है हमारा आई जीन, या फिर ABO ब्लड ग्रुपिंग में हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बना लेते हैं इनका चार्ट। देखो, मान लो यार ये आ रहा है क्या हो गया, ये मदर की साइड से, और ये आ रहा है फादर की साइड से। तो लेट्स से अगर हम ये टेबल बहुत गंदा हो जाएगा, मैं ऐसे इसको, मेरा बोर्ड ख़राब हो गया ना, तो मिटाने में भी इसको क्या हो रहा है, अपना ये कलर छोड़ रहा है, मतलब ये बोर्ड अपना रंग दिखाने लगा है मुझे। हाँ, तो जैसे कि अगर इनके पास में है IA, और जो फीमेल साइड से आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, IA आ रहा है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा, तो पहले यहाँ पे जीनोटाइप बना लेते हैं। जीनोटाइप कैसा होगा? ऑफस्प्रिंग का जीनो लिख देता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, समझ जाना ये जीनोटाइप है, या लिख ही देते हैं यार, क्यों कंजूसी करें। और यहाँ पे आ जाएगा ब्लड ग्रुप, ब्लड यहाँ पे GP, हाँ ये शॉर्ट में ग्रुप। तो देखो, जब अगर ये 2 एलील आए IA, तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या बनेगा? IA बस, है ना, और ब्लड ग्रुप बन जाएगा आपका A। अगर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे IA है और इधर IB हो गया, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या होगा? IA-IB, और इधर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा AB। अगर ये क्या है कि
B इधर है और इधर क्या है IA है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा IB IA, और फिर से ब्लड ग्रुप क्या रहेगा हमारा AB। अगर ये क्या है IB और ये भी क्या है IB, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे IB कॉम्बिनेशन बन जाएगा जीनोटाइप का, और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा B। अब आता है इंटरेस्टिंग कि अगर ये IA है और यहाँ पे सिर्फ एक I है छोटा वाला, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या बनेगा IA और छोटा वाला I, ब्लड ग्रुप फिर भी A ही रहेगा। सिमिलरली IB के केस में होगा कि भाई IB है और छोटा वाला अगर I है, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा IB और I, और ब्लड ग्रुप फिर से B हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग कब होगा, जब दोनों साइड से, पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड से, दोनों साइड से हमें ये छोटा वाला एलील मिलेगा। मतलब छोटा में सिर्फ छोटा I है, एलील कोई छोटा बड़ा नहीं है, एलील सब बराबर है, ठीक है। तो I तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा I, और ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा O मतलब कि यहाँ पे कोई भी शुगर मॉलिक्यूल देखने को नहीं मिला। तो इस तरह से ये 6 कॉम्बिनेशन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। एक्चुअली 7 में से क्या है, ये दोनों एक ही बात है ना, ये दोनों, क्योंकि हम इसको 2 बार लिख रहे हैं। सॉरी, ये जो AB वाले हैं ये दोनों सेम ही बात हो गई ना, तो इनको अगर एक हम मिटा भी देते हैं तो हमारे ये 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसको हटा देते हैं। सिर्फ 6 कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको देखो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है यार कि जब A वाला डोमिनेंट है मेरा, तो A है तो A हो गया, या फिर आप A डोमिनेंट है कैसे बता सकते हो कि जब ये IA और I दोनों मिले, कॉम्बिनेशन क्या बना IA, लेकिन ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारे पास में, ये इसका ब्लड ग्रुप ये है A आया, ठीक है। या फिर B के साथ में देख सकते हो B IB और छोटा वाला I आया, तो ब्लड ग्रुप क्या बना, ब्लड ग्रुप B ही बना। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे यार कि A और B दोनों ही डोमिनेंट है, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं, जब दोनों साथ में आ रहे हैं तो वो दोनों ही असर दिखा रहे हैं, इसलिए इसका टर्म पड़ गया कोडोमिनेंस, ठीक। IA और IB, और अगर कुछ भी नहीं है तो अपना ब्लड ग्रुप O बन गया। और O आपको पता है ब्लड ग्रुप बहुत कॉमन होता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें एक RH प्रोटीन और होता है, इसको रिसस फैक्टर बोलते हैं, रिसस मंकी में मिला था वो एक्चुअली। तो वो बहुत सारे लोग पॉजिटिव होते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं। तो आपको पता होगा, कोई बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव B पॉजिटिव है ना, A नेगेटिव B नेगेटिव, तो इस तरह से ब्लड ग्रुप चलते रहते हैं। नेगेटिव वाले लोग बहुत रेयर होते हैं, मोस्टली लोगों का ब्लड ग्रुप जो मेजोरिटी में मिलता है वो O पॉजिटिव देखने को मिलता है। और सबसे रेयर कौन सा होता है, वो होता है O नेगेटिव। मैं कौन हूँ, मैं एक्चुअली A नेगेटिव हूँ, तो मैं भी ऐसे रेयर लोगों में से हूँ, ठीक है गाइस। तो आप होप समझ गए होगा यार ये कोडोमिनेंस को, ठीक। तो वो कितने सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। एनसीईआरटी उठाओगे तो एकदम सब चेक हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पे, बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए इसको मिटा दिया जाए। तो गाइज अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और, इससे पहले हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पे जाएं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इन्होंने थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे रखा है, जो पी प्लांट की सीड्स की बात की थी ना, राउंड और रिंकल्ड। तो उन्होंने बोला था कि राउंड में क्या होता है, स्टार्च ज़्यादा अमाउंट में होता है तो वो अच्छे से दिखता है, रिंकल्ड में उतने प्रॉपर एंजाइम नहीं बन पाता जो कि स्टार्च को बना पाए ठीक से, तो वो रिंकल्ड हो जाते हैं। तो अगर हम स्टार्च ग्रेन्स की बात करें जो कि उसके अंदर है, तो वहाँ पे वो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जबकि मेंडल ने क्या किया था, ओवरऑल लेके देखा था उसको, सिर्फ स्टार्च के लेवल पे कंपेयर नहीं किया था, सिर्फ बाहर की शेप से कंपेयर कर लिया था जो उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव बोल दिया। लेकिन उसके अंदर जो स्टार्च के एक्चुअल ग्रेन्यूल्स हैं उसको देखेंगे तो वो एक एग्जाम्पल एक तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है। तो जो भी डोमिनेंस है बेसिकली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। क्या उसका फिनोटाइप है उस पर डिपेंड करता है कि डोमिनेंस कैसा होगा, कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट होगा, को डोमिनेंस होगा, क्या होगा, और वो मतलब किस तरह से वो फिनोटाइप आ रहा है। तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है वो, ठीक है गाइस। हाँ जी, चलो, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। अब मेंडल ने सोचा कि यार एक जीन में तो हम इतने सफल हो गए, जब भी हमने कभी एक कैरेक्टर की बात की तो एकदम बढ़िया से हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से वैसे मिल गए। अब एक काम करते हैं, 2 जीन्स का करवा के देखते हैं क्रॉस। तो यहाँ पे 2 जीन्स लिए गए, कौन कौन से लिए गए यार, राउंड एंड येलो। इसका क्रॉस किससे करवा दिया गया, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब आप याद रखना, इससे मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता था बाद में कि मैं इसको जो है ना, मतलब येलो और ग्रीन में बहुत कंफ्यूज होता था। तो जो कैपिटल RR है ये किसके लिए, ये है भाई राउंड के लिए। राउंड आपको पता है कि हमारा क्या है, डोमिनेंट है। सिमिलरली जो बड़ा वाला YY है ये है येलो के लिए, और जो येलो कलर ऑफ सीड है वो भी डोमिनेंट है।
तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे सीड्स ले रहे हैं जो कि येलो कलर के हैं और राउंड है, दोनों डोमिनेंट है और ये दोनों रिसेसिव है। जब हमने क्रॉस किया, आपको पता है F1 जनरेशन में क्या मिलेगा आपको, F1 जनरेशन में आपको उसका हाइब्रिड मिलेगा, मतलब कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और जबकि इनका फिनोटाइप सबका कैसा होगा, इनका फिनोटाइप सबका सेम ही होगा, राउंड एंड येलो। कैसा फिनोटाइप होगा, राउंड एंड येलो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस है। उसके बाद में जब इनका हमने क्या करवाया, सेल्फिंग करवाई, जब इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई ये देखने के लिए कि भाई ये F2 जनरेशन में हमें क्या मिलता है, जब हम इनकी सेल्फ क्रॉसिंग करवाई तो उसके लिए एक हमें पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो वो मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह दिख रही है क्योंकि अब हमारे पास कैरेक्टर्स ज़्यादा आने वाले हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, ये तो ठीक हो गया, 1 2 3 4, चलो इतने में कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लग रहा था कहीं बोर्ड पे ही नहीं आएगा ये तो। हाँ जी, तो अब देखो क्या होगा, एक साइड वही है, एक साइड मेल का बना दो, एक साइड इधर फीमेल का बना दो। तो अब देखो इनके पहले आप एलील्स बनाओ, RR YY। तो इनकी जब हमारे एलील्स बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे याद रखना कि हम 2 करेक्टर्स को ले रहे हैं, तो जो हम एलील्स हैं, जैसे कि पहले एक करेक्टर को ही ले रहे थे ना, तो सिर्फ सिंगल T बन जाता था, कैपिटल T या स्मॉल t। बट अब हमें राउंड के एलील का भी ध्यान रखना है और येलो मतलब शेप और कलर दोनों के एलील्स का ध्यान रखना है कि दोनों एक साथ आएंगे। जैसे कि मान लो यार ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो जब इसमें मियोसिस होगी तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा और इन दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो मतलब जो एक एलील बनेगा वो कुछ तो ऐसे बनेगा, जैसे मान लो एक बार बन गया कैपिटल R कैपिटल Y, एक बार बन गया कैपिटल R स्मॉल y। देखो ये भी तो हो सकता है कैपिटल R और स्मॉल y का कॉम्बिनेशन बन जाए। या फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है क्या होता है अपना स्मॉल r कैपिटल Y या फिर स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक, ये ऐसे बन सकता है एक कॉम्बिनेशन आपका। सिमिलरली वही यहाँ पे हमारे जो गैमीट्स बनेंगे वो भी यहाँ पे ऐसे ही बनेंगे, RY R कैपिटल Y और स्मॉल y। यार ये R कभी मैं ऐसे बना देता हूँ, कभी ऐसे बना देता हूँ, तो प्लीज़ देख लेना। चलो सब जगह ऐसे ही बना दो यार, क्यों करना है कन्फ्यूजन, वैसे ही ज़िंदगी में इतना सारा कन्फ्यूजन है, इसे भी हटा दो। हाँ मेरी ज़िंदगी में नहीं है, बस ऐसे बता रहा हूँ। हाँ, तो अब देखो उसका सबका कॉम्बिनेशन बनाते रहो। अब क्या है यार, तुम्हें सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, RR YY, ये क्या हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। फिर ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y और दोनों कैपिटल Y। ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। सिमिलरली ये यहाँ से कैसे निकल के आ जाएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ठीक, ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r और दोनों YY कैपिटल। ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r और YY दोनों छोटे। ठीक, फिर ये कैसे हो जाएगा स्मॉल r और Y कैपिटल और Y कैपिटल। फिर ये कैसे हो जाएगा स्मॉल r Y कैपिटल और Y स्मॉल। ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसे हो जाएगा कैपिटल R और दोनों YY छोटे। ये कैसे हो जाएगा स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और ये स्मॉल r कैपिटल स्मॉल y स्मॉल y। तो फिलहाल इस तरह से ये 16 हमारे पास में पेयर मिल जाएंगे। अब इनका हम जो है क्या कर लेते हैं, इनका देख लेते हैं कि भाई इनका फिनोटाइप कैसा होगा, उसके हिसाब से इसका रेशियो बना देते हैं। तो देखो जहाँ पे भी कैपिटल R आ गया वो तो राउंड हो गया, और जहाँ पे भी कैपिटल Y आ गया क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस है यहाँ पे, वो कैसा हो गया, वो हो गया येलो। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरे राउंड और येलो कितने होंगे। तो देखो राउंड पहले कितने होंगे, चलो ये लगा देते। तो देखो ये राउंड होगा, ये राउंड होगा, ये राउंड होगा, ये राउंड होगा, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड। ठीक है, ये भी राउंड, ये भी राउंड और ये राउंड और ये राउंड। तो टोटल मेरे राउंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ तो राउंड हो रहे हैं। बट मुझे क्या है, क्योंकि मैं 2 करेक्टर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं पहला करेक्टर डोमिनेंट वाला ही देखूंगा। मतलब मैं देखूंगा कि राउंड और येलो कितने हैं। तो राउंड और येलो मतलब देखो ये राउंड एंड येलो हो गया, ये भी राउंड एंड येलो हो गया, ये भी राउंड एंड येलो हो गया, ये भी राउंड एंड येलो हो गया। तो स्टार्टिंग के 4 तो राउंड एंड येलो हो गए, ये भी राउंड एंड येलो हो गया। ठीक है, और ये भी राउंड एंड येलो हो गया, ये भी राउंड एंड येलो हो गया, ये भी राउंड एंड येलो हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक राउंड एंड येलो कहीं पे तो बच रहा है। मैं किधर तो गड़बड़ कर रहा हूँ। एक कम ऑन महक, अच्छा ये गड़बड़ किया मैंने। हाँ
ये सॉरी मैंने गाइस गड़बड़ किया, यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा। वही मैं सोचूं यार कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया कहीं। हाँ, तो ये भी हमारा काउंट हो जाएगा। तो देखो कितने, जितने मैंने ऊपर के 4 तो राउंड एंड येलो रहेंगे, फिर एक ये राउंड एंड येलो हो गया 5, एक ही हो गया राउंड एंड येलो 6, एक ही हो गया 7, एक ही हो गया 8 और एक ही हो गया 9। तो टोटल राउंड एंड येलो कितने आ गए 9। ठीक, तो हमारे डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड एंड येलो पे मिल गए 9। अब एक डोमिनेंट एक रिसर्च रख लेते हैं, मतलब कलर राउंड रहने दो, सॉरी शेप राउंड रहने दो, कलर ग्रीन ले लेते हैं। तो मतलब मुझे ये चाहिए एक कैपिटल आर आना चाहिए और वाई वाई स्मॉल आने चाहिए। तो मैं ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ। एक कैपिटल आर आना चाहिए और वाई वाई स्मॉल आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो, एक तो ये हो गया मेरा। ठीक है, मैं इस पर क्या करता हूँ, इस पर कुछ भी स्टार बना देता हूँ। ठीक, तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा राउंड एंड ग्रीन। इसके अलावा ये भी देखो राउंड एंड ग्रीन हो जाएगा 2। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे, एक ये रहेगा। तो गाइस ये देखो जो तीनों पे स्टार लगे हैं, ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे मेरे राउंड एंड ग्रीन और इनका रेशियो भी कितना हो गया 3। मतलब ये कितना 3 है। अब उल्टा देख लो, आप क्या देख लो, आप कलर हमारा येलो देख लो और राउंड की जगह रिंकल्ड देख लो। मतलब वाई वाई कैपिटल रहना चाहिए, है ना, और मतलब कोई भी एक वाई कैपिटल और आर आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल आर आर स्मॉल। तो देखो इसमें मैं हैश बना देता हूँ। तो एक तो ये रहा, ठीक, तो एक ये रहा दूसरा, मतलब कि आर आर स्मॉल और वाई कैपिटल, कहीं पे भी आर आर स्मॉल वाई कैपिटल, एक ये रहा। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ऑलमोस्ट डन। तो ये भी हमारा कितना हो गया रेशियो, इसका भी 3 हो गया। और लास्ट में जो अपना बिल्कुल ही रिसेसिव बचा, मतलब रिंकल्ड एंड ग्रीन, वो तो एक ही बचा, वो रहा बेचारा ये, जिसको किसी ने नहीं पूछा अभी तक। तो इस तरह से ये 9:3:3:1 रेशियो हमें मिल जाता है। जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। ये कभी कभी बिल्कुल डायरेक्टली पूछ दिया जाता है और ये आपको एज इट इज़ आना चाहिए बनाने पर। बोर्ड के एग्जाम्स में आने की हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक, तो ये हमारा हो गया, क्या बोलेंगे हम, F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। 9:3:3:1 होता है, 9:3:3:1। ठीक, और ये आप यहाँ पे देख भी चुके हो। अब बुक ने पूछा है इसका जीनोटिपिक रेशियो बताओ, तो जीनोटिपिक मैं नहीं करने वाला, तुम लोग खुद करोगे। 1:2:4 पता नहीं ऐसे कुछ तो आएगा, 1:2:4:2:2 तुम लोग करोगे। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा। फिनोटिपिक मैंने तुम्हें यहाँ ला के बता दिया। अच्छा, बुक में एक बहुत ही अतरंगी सी कैलकुलेशन टाइप दे रखी है, जो हो जाता है जब तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ो तो तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक्चुअली बोला है कि यार जो अपना ये है राउंड, जैसे कि ऐसे समझो, अगर आप राउंड एंड रिंकल्ड का F2 जनरेशन तक जाते हैं, सिंगल करेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, आप राउंड और रिंकल्ड सीड्स का आपने क्रॉस करवाया तो सारे से सारे आपको राउंड मिलेंगे। और फिर जब आप उसको F2 जनरेशन में पहुंचोगे तो वहां पे क्या होगा, आपको मिलेगा फिनोटिपिक रेशियो 3:1 में, मतलब 3 टाइम्स राउंड होंगे और 1 टाइम कौन से होंगे, रिंकल्ड होंगे, या फिर 75% राउंड 1% रिंकल्ड। अगर आप सिंगल जीन की बात कर रहे हो तो वहां पे अगर मैं बोलूं राउंड और रिंकल्ड का, अगर मैं नॉर्मल्स एक मोनोहाइब्रिड जब मैं क्रॉस करवा रहा होता हूं तो रेशियो निकालूं तो 3:1 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं दूसरा करेक्टर ले लूं, कौन सा, येलो और ग्रीन का, तो अगर मैं येलो और ग्रीन का एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रहा हूं तो उनका रेशियो भी कितना आएगा, 3:1 आएगा। अब मैंने क्या कर लिया, इन दोनों को एक्चुअली कंबाइंड कर लिया। क्या कर लिया भाई, मैं डाइहाइब्रिड क्रॉस करवा रहा हूँ, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इन दोनों को अगर कंबाइंड कर लिया तो देखो यहाँ पे मेरा कौन सा है, राउंड डोमिनेंट है, यहाँ कौन सा येलो डोमिनेंट है। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ कि राउंड और येलो कितने हो जाएंगे तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअली, तो 3 से कितना हो जाएगा 9, तो 9 आ गया। अगर मैं बात करूँ कि राउंड और ग्रीन कितने आएंगे तो राउंड कितना है 3, ग्रीन का कितना है 1, तो 3 × 1 हो गया। या फिर रिंकल्ड और येलो की बात करूँ तो 3:1 3 हो गया, और रिंकल्ड और ग्रीन की तो 1 × 1 आंसर 1 आ गया। तो ये बुक में दे रखा था तो मैंने सोचा कि बता दूं, ऐसा ना हो तुम लोग पढ़ते टाइम एकदम बोर हो जाओ कि यार ये क्या लिख दिया। तो उन्होंने क्या करा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से दिखा के एक्स्ट्रापोलेट करके तुम्हें बता दिया कि अगर हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया होता राउंड और रिंकल्ड के लिए तो F2 में क्या आता है रेशियो 3:1, येलो और ग्रीन के लिए क्या होता तो भी रेशियो क्या आता है 3:1। तो इसी से इन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड करके ये रेशियो निकाल के बता दिया कि राउंड और येलो कितने हो जाएंगे 3 × 3 9, राउंड और ग्रीन कितने हो जाएंगे 3 × 1 मतलब 3, रिंकल्ड और येलो कितने हो जाएंगे 3 × 1 मतलब 3, और रिंकल्ड और ग्रीन कितना रहेगा 1 रहेगा।
तो गाइस बस इतना सा ही है यार, ये इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स सिर्फ देखने में बड़ा लगता है, लेकिन प्लीज़ ये बना के प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि देखो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर गया, तो मैंने बहुत सालों के बाद बनाया है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन आप लोगों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे पता था कि मैं कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये रेशो आज भी याद है, भले ही मेरे किसी काम का नहीं है, लेकिन मुझे आज भी ये रेशो याद है। तो आप लोगों को भी ये बाय हार्ट रेशो रहना चाहिए। तो फिलहाल इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स की बात यहाँ पे खत्म होती है, इसको अब मिटाते हैं और आते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। तो गाइस फिर से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यार मेंडल कितने लकी थे कि यहाँ पे कोई भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस वाली बात नहीं थी, क्योंकि अगर वो होती तो उनका ये रेशो कभी निकलता ही नहीं, ठीक। तो मेंडल काफ़ी ज़्यादा लकी थे, अनलकी भी थे मेंडल, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो उसको फिलहाल मिटा दिया जाए। तो गाइस अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पहले जो स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, और उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बोलता है वो, व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent of the अदर पेयर। बस यही आपको यार याद रखना है, 2 बार 3 बार उसको जोर जोर से बोलोगे तुम्हें याद हो जाएगा। मतलब वो ऐसे बोल रहा है कि जैसे कि अभी हमने करवाया, क्या करवाया, देखो हमने ये क्रॉस करवाया था किसका भाई, एक कॉम्बिनेशन हमारे पास में आर आर वाई वाई था, और दूसरा क्या था, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये था। तो वो बोल रहे हैं कि व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रेट इज कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। मतलब वो ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं यार कि देखो पहले राउंड और येलो एक साथ था, और रिंकल्ड और ग्रीन एक साथ था, तो जब आपने उसको क्रॉस करवाया है तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड है वो हमेशा ग्रीन के साथ में आएगा, नहीं सॉरी, जो राउंड है वो हमेशा येलो के साथ में आएगा, या फिर जो रिंकल्ड है वो हमेशा ग्रीन के साथ में आएगा। राउंड जो है किसके साथ में आ सकता है, ग्रीन के साथ में भी आ सकता है, और जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ में भी आ सकता है। तो यही ये लॉ कहता है कि व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट टू अदर। जैसे पहले एक ये पेयर था, क्या था कि भाई राउंड एंड येलो एक पेयर था, एंड रिंकल्ड और ग्रीन एक पेयर था। तो उन्होंने बोला कि जब दोनों को हम क्रॉस करवाएंगे हाइब्रिड में, जब मतलब दोनों का एक हाइब्रिड बनेगा, तो वहाँ पे ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, राउंड ग्रीन के साथ में भी आ सकता है, या फिर रिंकल्ड येलो के साथ में भी आ सकता है। तो जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर, जैसे हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई राउंड और येलो डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा डोमिनेंट के साथ में ही रहना पसंद करेगा। वो राउंड जो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर है वो ग्रीन उसके साथ में भी जा सकता है, जो कि डोमिनेंट नहीं है, या सिमिलरली जो हमारा येलो कलर डोमिनेंट है वो रिंकल टाइप ऑफ सीड के साथ में भी जा सकता है। तो यही कहना है इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। बुक से पढ़ लेना, बाकी या डेफिनेशन को याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है कभी कभी लिखने के लिए। तो गाइस दैट्स इट यार, आज का वीडियो के हमने एकदम कंप्लीट कर लिया है। तो जो है ये वीडियो आई डोंट नो कितने देर का रहेगा, मुझे बनाते बनाते तकरीबन 45 मिनट्स हुए हैं, क्योंकि बीच में थोड़ा बहुत इधर का डिस्टर्बेंस भी हो जाता है। तो 2:45 बज रहे हैं, तो भाई प्लीज़ वीडियो को, मेरे भाई बहनों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ शेयर भी करना यार। शेयरिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियोस कंटिन्यू बनाता रहूं, तो थोड़ा सा तो यार तुम्हारी तरफ से भी जोश दिखाओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि सच में लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, सजेशन है, या कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो भी इस चैप्टर में बचे हुए हैं, वो वीडियो जल्दी से आएगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ यार अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना, नहीं है तो बिल्कुल भी मेरी वजह से मत आना। इसके साथ साथ गाइज अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, आप हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। सब्सक्राइब के बराबर में एक ज्वाइन लिखा हुआ आ रहा होता है, अगर आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे तो एक छोटी सी नॉमिनल फ़ी होती है,
को पे करने के बाद आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। मेंबर्स को कुछ बिहाइंड द सीन्स या फिर 1-on-1 इंटरेक्शंस करने का मौका मिल सकता है मेरे साथ में। बाकी जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो सबके लिए एक जैसे हैं। ऑलराइट गाइज, तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। Thank you so much for watching this video. Keep educating yourself, educate others too. I'll see you guys in my next video. Till then, take care.